चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। आगे तो आप सभी को पता है। चलो भाई आते हैं हमारे प्यारे से चैनल डायनेमिक फिजिक्स में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वादे के मुताबिक आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम कवर करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, नेक्स्ट है कंपैरिजन विथ ग्रेविटेशनल लॉ, फिर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और लास्ट आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी से। तो देखो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता क्या है, इस चीज के बारे में बताते हैं आपको। याद करो, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी का वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम की परमिटिविटी डिफरेंट होगी, या कह सकते हो अगर किसी मीडियम की बात कर लो, किसी मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। जैसे वाटर है, वाटर की परमिटिविटी डिफरेंट हो जाएगी। या कह सकते हैं कोई सॉलिड है या कोई भी मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल की परमिटिविटी डिफरेंट होती है। तो अगर यहाँ पे किसी मीडियम में अगर हमने दो चार्ज को पेस्ट कर दिया, लेट अस कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, हियर वी आर कंसिडरिंग टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated by a distance r in a medium। ठीक है, इस चार्ज को पहले हमने रखा था, किस में रखा था? वैक्यूम में। जब वैक्यूम में चार्ज को रखा तो आपको मिला था F, यानी फोर्स इन वैक्यूम। आपको क्या मिला था? K का वैल्यू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका पहला पॉइंट, हम फर्स्ट पॉइंट के रूप में इसको कंसिडर करते हैं। एंड एक और चीज हमें मिल जाएगा, फोर्स इन मीडियम इजुकस टू, देखो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई। अब यहां पे क्या होगा, अगर हमने इसको किसी मीडियम में रखा है तो इसकी क्या चीज चेंज हो जाएगी? परमिटिविटी। हमने बताया था इसकी क्या चेंज हो गई? परमिटिविटी। तो देखो यहां पे जो परमिटिविटी होगी, इस परमिटिविटी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब यह हुआ कि परमिटिविटी इन एनी अनदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम और एयर। ओके, सो हियर फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाई r square. This will be our second equation. Okay, now equation first divided by equation second, we get, देखो यहां पे मिल जाएगा हमें, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r square, and whole divided by, what is the value of Fm here? 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 by r square। ओके, यहां पे देखो 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से, और r स्क्वायर ने किसको मार दिया? r स्क्वायर को। देखो बचा क्या, यहां पे बच गया एप्सिलॉन, और यहां पे क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट। सो हियर वी विल गेट फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम will be equals to एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये कहलाया रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि आप दो रिस्पेक्ट में इसका डेफिनेशन बता सकते हो कि द रेशियो ऑफ electrostatic force in vacuum with respect to the electrostatic force in medium is called relative permittivity। या एक और आप इसका डेफिनेशन बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो लगभग आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया। आते हैं अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे, अपनी तो जैसे तैसे न न न न न न न न थोड़ी ऐसे या वैसे। चलो देखते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है, कंपैरिजन विथ ग्रेविटेशनल लॉ। आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और आपने पढ़ा एक चीज और, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपने पढ़ा कूलम्बियन फोर्स में, कूलम्बियन फोर्स जब पढ़ा था तो कूलम्बियन फोर्स क्या मिला था आपको? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
इन दोनों का जरा कंपैरिजन कर लो। ये भी आपका फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों फोर्स में अंतर क्या है? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये पहला क्या है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे देखो ये हमारा कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे के कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो मास है, इधर भी मास है। यानी कि देखो एक चीज आपको दिखाई देगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के प्रिंसिपल वर्क करता है, या कह सकते हो सिंपली कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चीज और, इसमें इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी देखते हैं। इन दोनों की सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे पहले केस में देखोगे तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दो मासेस जो अरेंज हुए हैं, सपोज करो दो मासेस हैं, दोनों मासेस m1 m2 किसी डिस्टेंस r पर अरेंज हुए हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हियर इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, और इन दोनों में अंतर क्या है, ये जो है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस पे डिपेंड करता है, यानी कि दो बॉडीज के मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा इस चीज को। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं, इन फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आते हैं हम लोग कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद में रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। देखो कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं क्या होता है। कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक बना के दो टुकड़े किए। आइए देखते हैं कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बात बताओ, फोर्स होता कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? सिंपल सी बात बताओ, फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप सभी जानते हैं फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, यानी कि फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। कौन सी क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर दो चार्जेस लेते हैं। पहला चार्ज Q1 चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज हो गया Q2, और दोनों चार्जेस को हमने अरेंज कर दिया है डिस्टेंस r पर, ठीक है। दोनों चार्जेस को हमने डिस्टेंस r पर अरेंज कर दिया है। हम जानते हैं कि जो पहला चार्ज Q1 होगा वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, जिसको हमने बोल दिया F21 बोल दिया। F21 बोलने से क्या मतलब, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। यहां पे देखो जो Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पे Q2 फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हमने बोला फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, यानी कि दोनों ही फोर्सेस। अब हमें देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, वेक्टर फॉर्म में हमें क्या प्रूव करना होता है, कूलॉम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में हमें यह बताना होता है कि दोनों ही चार्जेस जो Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये आपने पढ़ा है जो थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ को ओबे करता है या नहीं करता है। सो हियर F12 विल बी इक्वल टू F21 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी चीज को हमें प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। देखो इसको प्रूव करते हैं। हियर F12 यानी कि यहाँ पे हम मॉड लिखते हैं। मॉड का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मॉड मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो मिल गया F21 क्या होगा, चलो देखते हैं। मॉड ऑफ F12 या मॉड ऑफ F21 इज इक्वल टू मिल जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया भाई, अरे देखो ना मैग्नीट्यूड यही तो होगा। K हो गया आपका कांस्टेंट टर्म हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। बहुत सही। एक और बात बता दो, क्या इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है?
नहीं, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो देखते हैं, एंड F12 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब कहोगे सर R21 कैप कहाँ से लगा दिया, ये तो फार्मूले में था नहीं कहीं, ये कहाँ से लाया। यानी कि जो तुमने फार्मूला देखा था उस फार्मूले में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड को लिखा था, अभी ये फार्मूला कंप्लीट हुआ, यानी कि यहाँ पे एक मिल गया हमें मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या मिला, डायरेक्शन मिला। अब कहोगे सर ये F12 R21 के डायरेक्शन में कैसे है, ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर R12 और ये बना दिया हमने यूनिट वेक्टर R21, यानी कि देख रहे हो कि जो F12 फोर्स है वो R21 के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और जो F21 फोर्स है वो किधर लग रहा है, R12 के डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि यहाँ पे हमने ये पहला तो मैग्नीट्यूड लिखा और फिर क्या लिख दिया, डायरेक्शन। और सिमिलरली लिख सकते हो F21 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, F21 इज इक्वल्स टू देखते हैं भाई, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12 कैप। कहोगे सर R12 कैप कहाँ से आया, अरे देखो ना इधर F21 किधर है, F21 किधर है, R12 की तरफ, F21 किधर लग रहा है, R12 की तरफ, यानी कि यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, यानी कि दोनों है। बट एक चीज बता दूं आपको कि दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अरे देख सकते हो आप, दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, यानी कि R12 कैप विल बी इक्वल्स टू R21 कैप बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इक्वल नहीं कर सकते, डायरेक्शन है चूंकि, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। क्या करते हैं हम, सो F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 by R square into, at the place of R12 we can write negative sign of R21, okay, so here minus R21 minus sign will be taken out and we will get K Q1 Q2 by R square into R21 cap। इस माइनस साइन को हाइड करके देखो, ये पूरा टर्म क्या बता रहा है, ये F12 का वैल्यू भाई, देख लो, इसको हाइड करो और इसको इससे कंपेयर करो, यानी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो कह सकते हो क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं F21 विल बी इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ F12। हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था ना, यानी कि हमें यही प्रूव करना था कि ये जो कूलोम्बियन फोर्स है, कूलोम्बियन फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है या नहीं करता है। इस डेरिवेशन से हमें क्लियर हो गया कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं F12 और F21 दोनों ही बिल्कुल इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो इसको रफ करते हैं, इसके बाद चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको समझाए ना समझे रिश्ता दिल का है, चांद मेरा। तो देखो भाई, हमारे नहीं आपके, समझ ही रहे हो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। चलो आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं हम लोग। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, यहाँ पर अगर सपोज कर लो कि कोई सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं, n चार्जेस मतलब n कूलम्ब में बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हैं किसी सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर एक हम पहला चार्ज लेते हैं, Q1 चार्ज हमने ले लिया, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, इधर दूसरा चार्ज है Q3, नेक्स्ट चार्ज है Qn, ऐसा मतलब बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे चार्जेस एक साथ मिलकर के इस Q1 पे फोर्स लगाते हैं। ये सारे के सारे चार्जेस एक साथ मिलकर के देखो इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये कुछ डिस्टेंस पे होगा तो दोनों ही चार्ज जब भी चार्ज होंगे तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। अब कहोगे सर अट्रैक्टिव कैसे होगा, जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के तो अट्रैक्शन होना ही होना है, और अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो भाई साहब समझ लो रिपल्सन तो होगा ही, ठीक है। तो चलो देखते हैं,
यहाँ पे निकालते हैं फोर्स, टोटल फोर्स निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। पहले देख लो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए आप, जो हमारा Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पे पहले तो Q2 फोर्स लगाएगा। जो Q2 फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हमने बोला F12। इस फोर्स को क्या बोला? F12, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। ओके, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R12, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R13, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R1n। ठीक है, ये डिस्टेंसेस हो गए। तो दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा Q1 पे, ये फोर्स कितना होगा? F13 होगा। इधर वाला फोर्स कितना होगा? इसको n मान लेते हैं, चलो इधर n बोला था, तो ये हो जाएगा F1n होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है भाई साहब? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि हियर टोटल फोर्सेस विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ईच फोर्सेस, या ऐसे कह सकते हो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q1 विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ईच फोर्सेस, यानी कि सारे के सारे फोर्सेस को वेक्टर एडिशन के लॉ के अनुसार ऐड कर दो, तो जो टोटल वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे एफ नेट। यानी कि यहाँ पे एफ नेट देखो क्या मिल गया, एफ नेट इज इक्वल टू मिला F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट डॉट, अरे बहुत सारे चार्जेस हैं, यहाँ पे हमने n लिख दिया। अब सारे चार्जेस को लिखना पॉसिबल तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे Q2 लिखा, Q3 लिखा, वैसे Qn लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, F1n लिख दिया। ठीक है, नाउ हियर F12 का वैल्यू क्या होगा, जरा खुद से सोचो। अगर आप कूलम्बियन फोर्स को देखोगे, कूलम्बियन फोर्स के अनुसार मिलेगा आपको K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, और यहाँ पे R का वैल्यू कितना है? R12 है, तो मिल जाएगा क्या? K Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R12, तो यहाँ पे हो जाएगा R12 का स्क्वायर। अब कहोगे सर आपने तो बस मैग्नीट्यूड लिखा, इधर तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लिखा था, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्शन आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अभी मैंने बताया था, उसमें आपने देखा कि जब यहाँ पे F12 था तो F12 का वैल्यू आया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे F12 है तो यहाँ पर हो जाएगा R21 कैप प्लस, सिमिलरली ऐसे ही देखते हैं दूसरे केस में, F13 का वैल्यू मिल जाएगा K Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस डॉट डॉट मीन्स एसो ऑन, मिल गया प्लस K Q1 Qn बाई R1n का स्क्वायर इंटू RN1 कैप। ओके, सो वी विल गेट हियर K Q1 will be taken out common and the remaining will be Q2 upon R12 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे हमने डायरेक्शन लिखा, इंटू R21 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R1n टू द होल स्क्वायर इंटू RN1 कैप। ओके, ये मिल गया तुम्हें टोटल फोर्स। इसको चाहो तो सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, समेशन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा कि टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दिस पॉइंट चार्ज Q1। ठीक है, एक Q1 चार्ज पे अगर n नंबर का चार्ज का सिस्टम है तो यहाँ पर Q1 चार्ज पर टोटल लगने वाला फोर्स जो होगा इट विल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ये हमारा चैनल अभी बहुत ही न्यू है, अभी चैनल हमने 2 दिन पहले क्रिएट किया था और पहला वीडियो हमने कल अपलोड किया था और आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल डायनेमिक फिजिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक